Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island. So guys, आज हो गया है 7th of August और आज से आपके RRB NTPC के अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12th पास जो एग्जामिनेशंस होने थे वो शुरू हो चुके हैं गाइस, जिसमें कि आज हम इस वीडियो में आपके लिए पूरा कंप्लीट एग्जाम एनालिसिस वीडियो लेकर आए हैं. Yes guys, you heard me right. आज के इस वीडियो में we will be covering all the important GK GS questions जो कि आज आपके 7 अगस्त के आरआरबी एनटीपीसी के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में पूछे गए हैं. अगर आप ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि वीडियो देख रहे हैं और अगर आपने एग्जाम दिया है, सो गाइस जरूर से कमेंट में मेंशन कर देना इफ आई मिस आउट ऑन एनीथिंग, क्योंकि उससे बाकी बच्चों की हेल्प हो जाएगी. ठीक है. अगर उसके अलावा आप ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने आज का पेपर नहीं दिया है पर उनका आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम लगा हुआ है या फिर वो किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये एक बेहद गोल्डन अपॉर्चुनिटी है. इस तरह के एग्जाम एनालिसिस वीडियो जरूर से देखो गाइस, कहीं भी स्किप मत करना, पूरे देखना, जिससे कि आपको पता पड़ जाए किस एग्जाम का किस तरह का ट्रेंड चल रहा है, कौन से क्वेश्चंस ट्रेंडिंग है, कौन से हॉट टॉपिक हैं, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कि बार बार पूछे जा रहे हैं और किस तरह का बेसिकली मोटा मोटा एग्जाम का पैटर्न है. सो प्लीज वो सब कुछ जरूर से देख लेना. एंड यस, अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो जैसे मैं हर बार बोलती हूँ इस बार भी बोलूंगी, जरूर से बोलूंगी, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दो यार. इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. ओके, इट इज नॉट गोइंग टू कॉस्ट यू एनीथिंग. इट इज फ्री फ्री फ्री, मुफ्त मुफ्त मुफ्त. और बदले में आपको क्या मिलता है? बदले में यू गेट टू सी मोर एंड मोर ऑफ इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो कि हम डेली आप लोगों के लिए लेकर आते हैं. ठीक है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन हिट कर देना यार. आप में से कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि बोलते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता है वीडियोस कब आ जाती हैं चैनल पे. तो भैया पता कैसे चलेगा जब नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट ही नहीं करोगे? सो उसको जरूर से हिट कर देना, जिससे यू विल गेट ऑल दी अपडेट्स और सारे जितने भी हमारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस, जो एग्जाम एनालिसिस वीडियोस हैं, जो भी अपडेट्स के वीडियोस हैं, वो सब हम जो लेकर आते हैं उसके नोटिफिकेशंस तुरंत से आपके पास आपके फोन में पहुंच जाएंगे. ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द टॉकिंग. नाउ लेट्स क्विकली मूव इनटू द वीडियो एंड देखते हैं कि किस प्रकार के आपके क्वेश्चंस आज यानी कि 7 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के जीके जीएस के आपके आरआरबी एनटीपीसी यूजी के एग्जाम में पूछे गए हैं. सो या लेट्स बिगिन. सो गाइस, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा गया था वो ये था कि रिसेंटली जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो परसेंटेज है, जिसको हम शॉर्ट में एफडीआई बोलते हैं, इंडिया में कितनी रही है यूके से. ठीक है, सो कितना परसेंट एफडीआई जो है इंडिया ने रिसीव करा है कमिंग फ्रॉम यूके. तो इसकी अगर अपन बात करें फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की, सो गाइस इंडिया ने रिसीव करा है अ टोटल ऑफ 81.04 बिलियन डॉलर का एफडीआई, जिसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, जिसमें से ठीक है, ये अमाउंट कितना है? ये तो टोटल एफडीआई है. इसमें से अगर अपन बात करें कि यूके का कितना पोर्शन है, यूके से कितना रिसीव करा है इंडिया ने, जो इन्वेस्टमेंट है वो जो यूके से मिला है इंडिया को, वो रहा है आपका 795 मिलियन डॉलर ओनली. ठीक है, तो 81 बिलियन में से जो 795 मिलियन डॉलर है वो यूके का शेयर है. एंड द शेयर ऑफ एफडीआई जो कि यूके से इंडिया आया है 2024-25 में, वो सिर्फ और सिर्फ 1% था. ओके, इसके अलावा कुछ और ऐसे सोर्स कंट्रीज जो कि हैं इंडिया के लिए, वो है सिंगापुर, मॉरिशस और अमेरिका, जिसमें सिंगापुर से 30% मिलता है, मॉरिशस से 17% और अमेरिका से 11% एफडीआई मिला है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था दैट द चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट. सो गाइस, किसी भी स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कुछ ऐसी लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए. ठीक है, और वो सर्व करता है एज द इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. उस पर्टिकुलर स्टेट का जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहलाता है वो चीफ मिनिस्टर ही कहलाता है. वो जो होते हैं दे आर अकाउंटेबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस. जो भी उस स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस चल रही है, उसकी होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो चीफ मिनिस्टर की ही होती है. अब बात करें कि इस एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस में क्या क्या चीफ मिनिस्टर को देखना होता है, तो गाइस फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज, पॉलिसीज को बनाना उसकी जिम्मेदारी होती है. गवर्नमेंट के जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करना उसकी जिम्मेदारी होती है. और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ये तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर की. So these all are some of the responsibilities of a chief minister of a state.
नेक्स्ट आपको पूछा गया था दैट विच मिनिस्ट्री यूज्ड रडार टेक्नोलॉजी इन रोड कंस्ट्रक्शन। सो गाइस रिसेंटली जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है ना, उसने जो रोड कंस्ट्रक्शन करा है ना, उसमें रडार टेक्नोलॉजी जो यूज होती है उसको यूज करी है। सो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब आपको पूछा गया था कि ये जो रडार ऐप है ये किसने लॉन्च करी है। सो गाइस ये जो रडार ऐप है ये रिसेंटली लॉन्च करी गई है आईएमडी के द्वारा। आईएमडी यानी कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। सो ये जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने रिसेंटली इस रडार ऐप को लॉन्च किया है। which scheme is launched to provide water to every household। so guys हर घर जल देना ये जो जिम्मेदारी है ये एक स्कीम की है जो कि रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है इंडिया में, जिसका नाम है जल जीवन मिशन। ये जो जल जीवन मिशन है इसमें गाइज हर घर में जल पहुंचाने का जिम्मेदारी ली गई है, जिम्मा उठाया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा एनविजन किया है कि वो सेफ और एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा हर एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड को, चाहे वो। और अगर बात करें कि हर एक इंडिविजुअल हाउसेस को कैसे वो ये जल पहुंचाएगा, तो बाय गिविंग देम द टैप कनेक्शंस। ठीक है, बाय द ईयर 2024 तक का उन्होंने टारगेट रखा था कि 2024 तक जितने भी हाउस होल्ड्स हैं जो कि रूरल इंडिया में हैं, क्योंकि भाई अर्बन इंडिया में तो मोस्टली जनता के पास है ही सारी अमेनिटीज, लेकिन रूरल इंडिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास इवन बेसिक अमेनिटीज भी नहीं है। सो उनको और उनके दे दिन प्रतिदिन की चीजों को मदद करने के लिए ये जल जीवन मिशन लेकर आया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें वो हर घर जल पहुंचाएंगे बाय गिविंग देम द टैप कनेक्शंस, यानी कि नल नल उनको पहुंचाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री वाई वाई वंदना योजना जो है ये, आई थिंक यहाँ स्पेलिंग होगा VAYA, ठीक है, बाकी आप चेक कर लेना। सो ये जो लॉन्च करी गई है दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता जो है उनके द्वारा, और एक और यूनियन मिनिस्टर इसमें शामिल हैं जिन्होंने इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो वो कौन है? सो गाइस दिल्ली की जो चीफ मिनिस्टर हैं रेखा गुप्ता वो तो हैं ही, उनके साथ यूनियन मिनिस्टर जो हरदीप सिंह पुरी हैं उन्होंने भी अपने पूरे पूरे कंट्रीब्यूशन दिए हैं इस आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को लेकर आने में। ठीक है, और इसमें उन्होंने क्या करा है, उसमें आयुष्मान भारत कार्ड्स प्रोवाइड कराए गए हैं सीनियर सिटीजन्स को, जो 60+ ऐसे सिटीजन्स हैं जिनको इस योजना से बेनिफिट मिल सकता है, उनको आयुष्मान भारत कार्ड्स प्रोवाइड कराए गए हैं अंडर दिस पर्टिकुलर प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। Okay, next question. In Buddhism, which text contains the collection of एकल कथा, सिंह narratives और stories? तो एकल कथा की बातें जो है वो जातकाज में गिवन है। सो जातकाज आपका टेक्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नाउ बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द जातकास, तो गाइज मैं थोड़ी और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूंगी रिलेटेड टू ऑल ऑफ दैट, जिससे कि अगर इसमें से आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको पता हो। सो गाइज टॉकिंग अबाउट द जातकास, ये जो है इट इज रिगार्डेड एज अ बॉडी ऑफ लिटरेचर, ठीक है, जो कि जिसके अंदर काफी सारे नैरेटिव्स दिए गए हैं गौतम बुद्ध के जीवन के। ठीक है, चाहे उसमें उनके बर्थ की बात हो, डेथ की बात हो, उन्होंने अपने लाइफ में क्या करा, और वो ह्यूमन और एनिमल दोनों ही फॉर्म में उन्होंने जो बर्थ लिया है उसकी सारी चीजें इसमें गिवन है। ठीक है, जो नरेटिव्स हैं दे डिस्क्राइब हिम एज बीइंग बोर्न एज एन एलिफेंट, अ किंग एंड एन आउटकास्ट। इन तीनों तरह से वो जन्मे हुए हैं, उसकी भी बातें उसमें बताई है। लेकिन जो मोटिव है बिहाइंड ईच नरेटिव वो यही है कि हाईलाइट कराई जाए वो मॉरल वैल्यूज जो कि गौतम बुद्धा ने प्रोपगेट करी थी अपने हर एक कैरेक्टर में, चाहे वो हाथी का हो, चाहे वो एक राजा का हो, या फिर एक आउटकास्ट का ही क्यों ना हो। इसके अलावा जो ये नैरेटिव्स हैं वो ह्यूज पॉपुलैरिटी बढ़ती गई उनकी अमंग चिल्ड्रन ओइंग टू द नरेशन ऑफ द स्टोरीज, एंड बच्चों को ये कथाएं जो हैं गौतम बुद्धा की काफी ज्यादा पसंद आने लगी, और मॉरल एजुकेशन में भी इन कथाओं का काफी ज्यादा प्रचलन हो गया। तो इन सब चीजों के बारे में भी मेंशन्ड है। जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है जिसको हम थेरावेदा बुद्धिज्म बोलते हैं, ये बेसिकली एक ऐसी, आप कह सकते हो ऐसा जातकाज से मेंशन है जो कि फेमस पाली कैनन जो है एक कलेक्शन ऑफ थेरावेदाम बुद्धिस्ट लिटरेचर है, उससे मिलकर बनी है।
इट डिवाइड्स द टेक्स्ट मेंशन्ड इन द खुद्दाका निकाया एंड सुत्ता पिताका, ये जो दोनों हैं उसमें वो डिवीजन होता है और वो जातकास बन जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि सुत्त पिताका क्या है, जिसकी अभी हमने बात करी एंड में, सो गाइस जो सुत्त पिताका है उसके अराउंड 10,000 सूत्र हैं जो कि बुद्धिज्म से रिलेटेड हैं और जो भी उसके क्लोज एसोसिएट्स हैं उससे रिलेटेड है। इसके अलावा जो सुत्त पिताका है इट बेसिकली डील्स विद फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, जो कि बुद्धा की जैसे ही, गौतम बुद्धा की जैसे ही डेथ हुई थी उसके बाद हो गया था। सुत्त पिता का जो है वो अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड है। अब बात करते हैं वो सेक्शंस कौन से हैं। सो सबसे पहले आता है अंगुत्तारा निकाया, जिसमें आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। दीघ निकाया के अंदर आपको लॉन्ग जो डिस्कोर्सेस होते हैं उसके बारे में चीजें मेंशन मिलेंगी। खुदाका निकाया जो है उसमें माइनर कलेक्शंस जो हैं वो मेंशन किए गए हैं। माझी हिमा निकाया जिसमें आपको मिडिल लेंथ से बारे में चीजें देखने को मिलेंगी। संयुक्त निकाया जो है बेसिकली वो कनेक्ट करता है डिस्कोर्सेस जो भी बुद्धा के रहे हैं उन सभी को एक साथ लेकर आता है। ओके, नेक्स्ट विनाया पिताका की अगर अपन बात करें, जिसको हम बोलते हैं बुक ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है। विनाया पिताका जो बुक ऑफ डिसिप्लिन जो कहलाती है, इट बेसिकली डील्स विद द मोनास्टिक रूल्स जो भी मॉन्क्स और नन्स के लिए बनाए गए हैं, दैट ईच एंड एवरी मॉन्क, बुद्धिस्ट एंड नन्स इज फॉलोइंग ऑल ऑफ दोज डिसिप्लिनरी रूल्स जो कि मॉन्क्स और नन के लिए बनाए गए हैं। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 बुक्स, बाद में उसको 3 और बुक में डिवाइड कर दिया गया, नेमली सुत्त विभंगा, खंडाका और परिवरा। ठीक है, ये 3 ऐसी रूल बुक बनाई गई थी। ठीक है गाइस, वो तो हो गई विनय पत्रिका के बाद। अब हम बात करते हैं अभिधम्मा पिताका। जो अभिधम्मा पिताका है उसमें क्या मिलेगा आपको, इट कंप्राइजेस द फिलोसफी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धिज्म, उससे रिलेटेड सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी और उसको डिवाइड करा गया है 7 किताबों में, जिनमें नाम कुछ इस तरह है। धमा सांगनी, धातु कथा, कथावत्तु, पठाना, पुंगला, पानातुई, विभंगा और यामका। ठीक है, ये कुछ ऐसे बुक्स हैं जिनमें वो डिवाइड करा गया है अभिधम्मा पिताका को। फिर अब बात करें जातका की, तो गाइस जातका में वो सारी स्टोरीज मेंशन है जो कि बुद्धा के जो प्रीवियस बर्थ रहे हैं, चाहे वो किसी भी कैरेक्टर में क्यों ना हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो राजा हो, चाहे फिर वो आउटकास्ट हो, उन सबको पोएम्स के माध्यम के द्वारा इस जातका में बताया गया है। फिर है मिलिंद पान्हा। तो गाइज मिलिंद पान्हास में वो सारे डायलॉग्स गिवन हैं जो कि बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेना और इंडो ग्रीक किंग मिएंडर के बीच में होते हैं। अगला दीपवामसा। दीपवामसा जो है इसका मतलब क्रॉनिकल ऑफ आइलैंड। इनफैक्ट ये जो है दीपवामसा, ये ओल्डेस्ट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है श्रीलंका का। इसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स जो कि पाली लिटरेचर के हैं वो मेंशन्ड हैं। नेक्स्ट इज महावामसा। महावामसा जो है इसका लिटरल मीनिंग की अगर अपन बात करें तो वो होता है ग्रेट क्रॉनिकल, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पाली एपिक पोयम है। इसकी टोन की अगर अपन बात करें हिस्टोरिकल है, एंड वो डिस्क्राइब करता है श्रीलंका के जितने भी राजा रहे हैं उनके बारे में। ये जो बुक है ये लॉन्गेस्ट हिस्टोरिकल अकाउंट है अब तक की। ओके, एट लास्ट वी हैव बुद्ध चरिता। बुद्ध चरिता आपकी जो है ये अश्वघोषा जो कि अश्वघोषा जो कि है उनके द्वारा लिखी गई है संस्कृत लैंग्वेज में। ये डिपिक्ट करती है वो सारी प्राइमरीली जो भी जिंदगी रही है ना बुद्धा की, वो सारी जिंदगी के बारे में दिया गया है बुद्ध चरिता के अंदर। ओके, दोज वर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन गाइज। आई नो एडिशनल था, आज नहीं पूछा था, लेकिन कभी तो पूछा जा सकता है ना, तो इसीलिए पढ़ लेना अच्छे से। Next, which state was the leading state in green revolution in India? So guys, it was clear cut Punjab. जो पंजाब state of Punjab जो थी, it led India's green revolution and earned the distinction of being the bread basket of India. तो ये bread basket of India वाली चीज याद रखनी है। Okay, in 1957, which artificial sweetener was approved to be mixing in fruit juices? ऐसा एक ऐसा artificial sweetener जिसको मंजूरी दे दी गई थी कि हाँ भाई उसको fruit juices में आप मिला सकते हो, but is not harming, it's harmless. So this was aspartame. aspartame जो है ये एक तरह का artificial sweetener है जो कि fruit juices के अंदर मिलाया जाता है।
ओके, इन व्हाट डिड द मोरक्कन ट्रैवलर, ठीक है, मोरक्कन ट्रैवलर कौन है? इब्न बतूता की यहाँ पे बात हो रही है, तो ये चीज भी ध्यान रखना। इब्न बतूता कौन थे? मोरक्कन ट्रैवलर थे। सो व्हाट डिड द मोरक्कन ट्रैवलर इब्न बतूता कॉल द हॉर्स मेल सिस्टम इन इंडिया? मेल से यहाँ पर हमारा बात है MIAL, ठीक है, जो भी पोस्ट मेल होते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो बेसिकली इब्न बतूता एक्सप्लेन करते हैं अपने पोस्टल सिस्टम को कुछ इस प्रकार से कि जो हॉर्स पोस्ट है जिसको वो उलूक के नाम से रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। सो उलूक इज बेसिकली रन बाय रॉयल हॉर्सेस पोस्टेड एवरी 4 miles अपार्ट। और ये जो फुट पोस्ट होता है इसके 3 स्टेशन होते हैं, हर मील पे आपको मिल जाएंगे। 1/3 ऑफ द मील इज नेम्ड दावा। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था दैट व्हाट वाज द इंडियन इकोनॉमी प्राइमरीली डिपेंडेंट अपॉन ड्यूरिंग द टाइम फ्रेम ऑफ 1947 टू 1991। सो गाइस बेसिकली इस दौरान जब इंडिया इंडिपेंडेंस हो चुकी थी 1947 से लेकर 1991 के दौरान। सो गाइस जो इंडिया थी ना वो प्राइमरीली एग्रीकल्चर यानी कि जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है जो एग्रीकल्चर और फार्मिंग है उस पर डिपेंडेंट थी। पूरा का पूरा जो देश था, जो हमारी इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट थी। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतने ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन के लेवल्स नहीं थे जो वो कुछ कर पाते। पावर्टी भी हमारे नेशन में बहुत ज्यादा थी और लार्ज पॉपुलेशन थी जो कि अनस्किल्ड लेबर थी जिसको कुछ नहीं आता था सिवाय एग्रीकल्चर और फार्मिंग के, ठीक है। तो इसी के कारण जो इकोनॉमी थी वो प्राइमरीली डिपेंडेंट थी एग्रीकल्चर पे। सो एग्रीकल्चर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेशन हमारे इंडिया ने काफी ज्यादा स्ट्रगल करा इनिशियली फूड शॉर्टेज के साथ, लिटरेसी के साथ, सॉरी इलिटरेसी के साथ, क्योंकि लोग अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे। एंड इवन दे हैड अ लैक ऑफ बेसिक यूटिलिटीज, जो बेसिक अमेनिटीज होती हैं, यूटिलिटीज होती हैं, वो भी उनके पास नहीं मौजूद थी। इसके अलावा फिर इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर भी था। सो गाइज नाउ यू कैन एक्चुअली हैव एन आइडिया कि आज अगर हम बैठे हैं टेक्नोलॉजी के साथ तो इंडिया के जो पुराने लोग हैं उन्होंने एक्चुअल में क्या क्या फेस करा है। दे हैड नो basic amenities also. Okay, what is the background of the computer screen is called a very simple question yet a very important question. उसको हम wallpaper बोलते हैं या फिर desktop का background बोलते हैं. So either of these two. ओके, विच इज द ईस्टर्न मोस्ट पीक ऑफ द हिमालय? सो गाइज इसमें आपको ना दो चीज ध्यान में रखनी है, डिपेंड करता है आपको ऑप्शन में क्या गिवन है। सो अगर आपको ऑप्शन में गिवन है ना नानचा बारवा, तो नानचा बारवा अपन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो नानचा बारवा है इट इज कंसिडर्ड एज द ईस्टर्न मोस्ट मेजर पीक ऑफ द हिमालयस, ठीक है। ये जो पीक है ये तिब्बत में लोकेटेड है और अगर हम इसके एलिवेशन की बात करें तो इस इज ऑल अबाउट 7,782 मीटर्स। इसके अलावा ध्यान रखने वाली जो बात है नानचा बारवा के अलावा वो है कंचनजंगा। अगर आपको पूछा जाता है कि हाईएस्ट पीक इंडिया में, ईस्टर्न मोस्ट पीक ऑफ हिमालयन पीक कौन सी है, तो गाइज वो है कंचनजंगा। तो ये दोनों ही ऑप्शन आप ध्यान में रखना, बिकॉज कंचनजंगा इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया एंड जो ईस्टर्न मोस्ट पीक ऑफ अ हिमालयन पीक है वो भी कंचनजंगा ही है। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ द ईस्टर्न हिमालयाज इन इंडिया? सो गाइस इंडिया में जो ईस्टर्न हिमालयाज हैं उनको हम अरुणाचल हिमालयाज बोलते हैं, उनको अरुणाचल हिमालयाज के नाम से जाना जाता है। सो ईस्टर्न हिमालयाज आर बेसिकली आल्सो नोन एज अरुणाचल हिमालयाज। इट स्ट्रेचेस बिटवीन जो तीस्ता रिवर है वहां से लेके ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच तक चलता है। एंड ऑक्यूपाइज की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का जो कंप्लीट स्टेट है वो ऑक्यूपाई उसने कर रखा है। और ये जो ईस्टर्न हिमालयाज हैं उसके पास काफी सारा ऐसे माउंटेन्स हैं जिसके थ्रू वो पास करता है, सॉरी माउंटेन पासेस। या नेक्स्ट क्वेश्चन, देर आर tropical evergreen forests are found in India. Where? W करना, make it W here. So where are tropical evergreen forests are found in India? So guys, Andaman and Nicobar Island आपका correct answer हो जाएगा। जो वेस्टर्न घाट्स ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन इंडिया हैं ये आपके पाए जाते हैं अंडमान और निकोबार आइलैंड में, ठीक है। इसके अलावा अरेबियन सी जो कि कोस्ट लाइन ऑफ पेनिनसुलर इंडिया है और ग्रेटर असम रीजन भी हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट की तरफ। स्मॉल रेमिनेंट्स ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको यहाँ पर उड़ीसा स्टेट में भी मिलते हैं। सो दीज आर सम प्लेसेस जहाँ पे आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे इंडिया में। Okay, which award is the main award that is given at the Cannes Film Festival?
हाँ, कान फिल्म फेस्टिवल की अगर अपन बात करें तो गाइज वहां पर ना टू ऐसे प्रेस्टिजियस अवार्ड होते हैं जो कि दिए जाते हैं इस कान फिल्म फेस्टिवल में। अगर हम बात करें वो कौन से होते हैं, सो नंबर वन जो होगा आपका होगा वो होगा पामे डियोर। पामे डियोर का इंग्लिश मतलब होता है द गोल्डन पाम, ठीक है, जिसको हम फ्रेंच में बोलते हैं पामे डियोर। और जो दूसरा है वो है आपका ग्रैंड पिक्स सॉरी ग्रैंड प्रिक्स जिसका मतलब होता है ग्रैंड प्राइज। तो ये कुछ ऐसे अवार्ड हैं, ये दो ऐसे अवार्ड हैं जो कि आपको कान फिल्म फेस्टिवल में दिए जाते हैं। क्योंकि पामे डियोर आपको ऑप्शन में गिवन था, सो पामे डियोर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, हु इज द हाईएस्ट लॉ अथॉरिटी ऑफ अ स्टेट? सो गाइस किसी भी स्टेट की अगर अपन बात करें ना, हाईएस्ट लॉ अथॉरिटी कौन होती है, तो वो होता है एजी। एजी का मतलब है यहाँ पे एडवोकेट जनरल, ठीक है। आर्टिकल 165 से लेके 177 का जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल गिवन है वो इट टॉक्स अबाउट एजी। और एजी किस तरफ से नेशन के लिए सर्व करता है, एजी यानी कि एडवोकेट जनरल किस तरह से नेशन के लिए सर्व करता है एज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द स्टेट एंड ऑल्सो एक्ट एज अ की एडवाइजर टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो किस तरह से वो ये रोल को अपने निभाता है, वो सारी चीजें अगर आपको जाननी है, सो इट इज ऑल गिवन इन द आर्टिकल 165 एंड 177। इसके अलावा जो एजी की ड्यूटीज होती हैं, दे are not only this, they extend beyond legal representation to active involvement in the स्टेट लेजिस्लेटिव में और एडमिनिस्ट्रेशन के जो प्रोसेसेस होते हैं उसमें भी उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन होना ही होना चाहिए, बिकॉज दिस इज ऑल्सो समथिंग विच इज रिक्वायर्ड फ्रॉम देम बाय बीइंग एज द एडवोकेट जनरल फॉर द नेशन। Okay, next we have which state has recently launched a scheme related to AI, that is artificial intelligence. So guys इसमें आपको तेलंगाना जो गवर्नमेंट है, ठीक है, रिसेंटली जो तेलंगाना गवर्नमेंट है उसने लॉन्च करी है एक नई स्कीम और ऐसे कुछ इनिशिएटिव जिसके अंदर तेलंगाना जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर रही है अपने बेनिफिट के लिए। बाकी बेनिफिट से मेरा मतलब है कि वो नेशन के लिए, नेशन की जीडीपी के लिए किस तरह से कुछ बेनिफिशियल कर सकती है उन सब चीजों के लिए। सो तेलंगाना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिकॉज तेलंगाना स्टेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन जो है वो लागू किया गया है। अगर हम बात करें इसके एम की, इसके ऑब्जेक्टिव की, ये जो तेलंगाना एआई वाला जो अभी मैंने आपको बताया है, अगर हम बात करें इसके मेन मुद्दे की, मेन मोटो की, तो गाइज वो यही है कि एआई स्टार्टअप्स को काफी ज्यादा प्रमोट करना चाह रहा है अब इंडिया, एंड जो एआई टेक्नोलॉजीज है उनको यूज किया जाए गवर्नमेंट ऑपरेशंस में भी, एंड एआई एजुकेशन को बहुत ज्यादा एनकरेज करा जाए जिससे कि स्किल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो। अब बात करें ये जो मिशन है ये किसके द्वारा कैरीड आउट हो रहा है, सो दिस मिशन इज बेसिकली बीइंग कैरीड आउट इन कोलैबोरेशन विद नासकॉम, ठीक है। नासकॉम क्या है अगर नहीं जानते तो मुझे मेंशन करके बता देना कमेंट में, मैं आपको एक नया वीडियो उस पर प्रिपेयर करके बता दूंगी। एंड इफ यू गाइज डू अवेयर ऑफ नासकॉम तो प्लीज कमेंट में लिखना यस, एंड ऑल्सो टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ नासकॉम। ओके गाइज, इसके अलावा एक और चीज जो ध्यान में रखना है आपको वो है उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश ने भी रिसेंटली क्या करा है, एआई प्राज्ञा इनिशिएटिव लॉन्च करा है, जिसमें उनका मेन एम यही है टू इक्विप 10 लाख यानी कि 1 मिलियन सिटीजन जो कि उत्तर प्रदेश के एक साथ वो लेकर आएगा विद एडवांस डिजिटल स्किल इन डोमेन जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, डेटा एनालिटिक्स हो गया और साइबर सिक्योरिटी हो गया, इन सब चीजों में, ठीक है, विच इज एआई प्राज्ञा। Okay, next question. Who has been appointed as the new deputy governor of RBI recently? So हम बात करें जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया जो डेप्यूटी गवर्नर अपॉइंट किया गया है वो है पूनम गुप्ता। सो पूनम गुप्ता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूनम गुप्ता हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड बाय आरबीआई एज द न्यू डिप्यूटी गवर्नर, ठीक है। और बात करें सक्सीडिंग माइकल पात्रा की जो कि पहले थे, उनका जो अपॉइंटमेंट है इट कम्स जस्ट बिफोर द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो कि एमपीसी मीटिंग हुई थी 7 to 9 अप्रैल को, ठीक है। सो पूनम गुप्ता इज द करेक्ट आंसर।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका केव्स जो हैं वो किस स्टेट में पाई जाती हैं? सो गाइस, जो भीमबेटका केव्स हैं, दे आर बेसिकली लोकेटेड इन द रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। सो रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अबाउट 45 किलोमीटर साउथ ईस्ट अगर आप भोपाल की तरफ निकलते हो तो यू विल बी एट दिस पर्टिकुलर पोजिशन विच इज रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, जहां पर ये भीमबेटका की जो गुफाएं हैं पाई जाती हैं। इस साइट को सिग्निफिकेंट और इसकी सिग्निफिकेंट और प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट के लिए डिजाइन डेजिग्नेट करा गया है एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2003। सो ये चीज भी ध्यान में रखने वाली बात है कि भीमबेटका जो केव्स है उन्होंने पहले से ही अपना नाम दर्ज करा रखा है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। कब उसको ये दिया गया था टाइटल? इट वाज बीन गिवन इन द ईयर 2003। ओके, नेक्स्ट इज संगम लिटरेचर क्या होता है? सो गाइस, संगम लिटरेचर इज बेसिकली रेफर्स टू द अर्लीस्ट नोन, जिसको हम तमिल लिटरेचर बोलते हैं, ठीक है, जो कि प्रोड्यूस किया गया था ड्यूरिंग द संगम पीरियड। अब बात करें कि संगम पीरियड कब से कब तक चला था, सो संगम पीरियड बेसिकली स्पैन्स फ्रॉम 300 BC टू 300 AD, तब से तब तक चला था। एंड बिकॉज संगम पीरियड के दौरान ये लिटरेचर आया था जिसको तमिल लिटरेचर बोला जाता था, पर क्योंकि संगम पीरियड में आया था तो संगम लिटरेचर का नाम दे दिया गया था। And if we talk about Sangam literature, so guys, Sangam literature is basically characterized by its poetic form and is believed to have created in 3 literary academics इन मदुरई इंडिया। ये जो टर्म है संगम, इसका मतलब होता है एसोसिएशन, ठीक है, और ये जो लिटरेचर है इज बेसिकली ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द पोएट्री ऑफ द नोबल वंस। ये जो ये जो काम है संगम लिटरेचर में, इसमें लव, वैलर एंड जो ब्यूटी है नेचर का, उसके बारे में आपको सब कुछ देखने का मिलेगा, जो कि रिफ्लेक्ट करता है जो एंशियंट तमिलनाडु का सोसाइटी है और तमिलनाडु का कल्चर है, उन सब चीजों के बारे में। सो गाइज, भरते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपको पूछा गया था युद्ध अभ्यास के बारे में। सो गाइज, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है जिसका नाम है युद्ध अभ्यास, जो कि इंडिया और यूएसए के बीच में है, उसमें आपको पूछा गया था जो अमेरिकन आर्मी कॉन्टेंजेंट है उसका नाम क्या है। सो गाइज, ये जो वॉर एक्सरसाइज है ये बेसिकली एक एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और अमेरिका के बीच में कंडक्ट करवाया जाता है। और रिसेंट एडिशन में एक यूनिट थी जो कि 11 एयरबोर्न डिवीजन उसमें मौजूद थे यूएस आर्मी के, उन्होंने पार्टिसिपेट करा था। इसके अलावा ये जो एक्सरसाइज है इट इज कंडक्टेड विद द एम ऑफ, मतलब क्या मेन उनका मोटो रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है, तो वो यही है टू एनहांस कोऑर्डिनेशन, कॉम्बैट स्किल्स एंड स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज। जो भी इंडिया के आर्मी मैन्स हैं, जो आर्मी है और जो अमेरिका की आर्मी है, उन दोनों ही कंट्रीज के बीच में ये सारी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज बिल्डअप की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि वो डोमिनेंट केमिकल कौन सा होता है जो कि डिटर्जेंट पाउडर के अंदर मिलता है। सो गाइस, इसका क्लियर कट आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट, विच इज योर CaCO3। नो 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 नो, नॉट कैल्शियम। गाइस, आई एम सो सॉरी, इसका करेक्ट आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट, विच इज योर Na2CO3, जिसको हम सोडा भी बोलते हैं, ठीक है, सोडा ऐश भी बोलते हैं। और ये एक तरह का सोडियम प्रोडक्ट होता है जो कि प्राइमरीली यूज किया जाता है डिटर्जेंट्स और सोप बनाने के लिए। सो वो केमिकल जो कि डिटर्जेंट पाउडर में मिलता है तो वो होगा आपका सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो है वो बेसिकली एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि लार्ज नेचुरल डिपॉजिट्स में पाया जाता है, माइंस में पाया जाता है। और उसके अगर अपन कॉमन नेम की बात करें तो गाइस, जो कॉमन नेम होता है जो कि वॉशिंग सोडा के अंदर होता है, वो होता है आपका सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस। Okay guys, now because we are talking about detergent and things related to sodium carbonate, तो guys मैं आपको थोड़ी सी और चीजें बताऊंगी। तो guys, सोडियम कार्बोनेट जो होता है उसका केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3, इसको हम सोडा ऐश के नाम से भी जानते हैं। ये एक सोडियम प्रोडक्ट है प्राइमरीली, जिसको डिटर्जेंट्स बनाने के लिए और सोप्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा जो सोडियम कार्बोनेट है वो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि लार्ज नेचुरल डिपॉजिट्स और माइंस में पाया जाता है। और बहुत ज्यादा कॉमन है। जब वॉशिंग सोडा की अगर आप बात करते हो, सोप्स की बात करते हो, तो इट इज सोडियम कार्बोनेट दैट कम्स वेरी फर्स्ट, ठीक है। और जो सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस है इसके द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है।
इसके अलावा आप देख लेते हैं कि जो डिटर्जेंट्स होते हैं जनरली अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट्स जो होते हैं उनमें लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ठीक है। उनके पास सेम प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि सोप्स के पास होती हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं हार्ड वाटर में, इसीलिए वो डिटर्जेंट कहलाते हैं एंड नॉट सोप, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अमाइन ऑक्साइड के बारे में देख लेना। एंड डिटर्जेंट्स जिनका स्ट्रेट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होता है दे आर वेरी मच प्रेफर्ड ओवर द ब्रांच्ड चेन्स। क्यों? क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं और कंसेक्यूटिवली एनवायरमेंट में पोल्यूशन कॉज नहीं करते। ओके गाइस, इसके अलावा तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यहाँ पे देख लो। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला विच इज CaCO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला विच इज योर HCl, एंड सोडियम एल्कलाइल सल्फेट का फॉर्मूला विच इज CnH2n plus 1OSO2ONA। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा एसिड पाया जाता है। सो गाइस इट्स सल्फोनिक एसिड which is primarily used as a acid in making detergent powders. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था दैट विच स्टेट ऑफ इंडिया इज मोस्ट फेमस फॉर इट्स टी। तो गाइज अपनी चाय के लिए अगर कोई फेमस स्टेट है इंडिया में सो इट इज डेफिनेटली असम। सो असम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 2024 में असम जो थी वो प्राउडली रिटेन कर पाई अपनी ये पोजीशन एज अ लीडिंग टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। असम जो है उसका टी प्रोडक्शन जो है वो है आपका 652.95 मिलियन किलोग्राम्स का, ठीक है। तो ये टोटल आप अमाउंट ध्यान रखना, ठीक है, नंबर्स ध्यान रखना, विच इज वाई इट स्टैंड्स एज द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। इसके अलावा अगर इसके बाद अगर हम बात करें लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट की, तो असम के बाद नंबर आता है वेस्ट बंगाल का, फिर आता है तमिलनाडु का और फिर आता है केरला का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द टॉलेस्ट स्टैच्यू इन इंडिया। सो गाइज जो टॉलेस्ट स्टैच्यू है इंडिया में वो गुजरात में मौजूद है और वो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है, जो कि बनाया गया है 182 मीटर्स की हाइट पर, ठीक है। अब ये जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है ये स्टैच्यू है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिसकी हाइट जो है स्टैच्यू की वो 182 मीटर्स की है, जिसको अगर अपन फीट में बात करें तो उसकी ऊंचाई कुल 597 फीट की है। ये केवड़िया जो नर्मदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात के पास है वहां पर लोकेटेड है। इसका जो इनॉग्रेशन है वो 2018 में 31 अक्टूबर को किया गया था, ठीक है। सो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात इज द टॉलेस्ट स्टैच्यू इन इंडिया। अब इसके अलावा गाइज जैसे नंबर 1 पे हमने बात करी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की, इसके अलावा कुछ और टॉलेस्ट स्टैच्यू इन इंडिया हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सो नंबर 1 पे आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आ गया, ठीक है, विच इज द टॉलेस्ट स्टैच्यू ग्लोबली, ठीक है, ग्लोबली। इसके अलावा स्टैच्यू ऑफ बिलीफ की अगर अपन बात करें तो इट इज अ वेरी मैसिव शिवा स्टैच्यू। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी की अगर अपन बात करें तो वो फिलोसोफर ट्रिब्यूट है। स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस की हम बात करें तो वो अंबेडकर मेमोरियल है। स्टैच्यू ऑफ BR अम्बेडकर की हम बात करें तो वो सेकंड टॉलेस्ट अम्बेडकर है। उसके बाद हनुमान स्टैच्यू भी हैं जो कि टॉलेस्ट हनुमान स्टैच्यू हैं, और पंचमुखी हनुमान स्टैच्यू भी हैं जो कि 5 फेस्ड डायटी हैं। और उसके बाद मुथुमलाई मुरुगन स्टैच्यू जो आपका टॉलेस्ट मुरुगन स्टैच्यू है, और माँ वैष्णो देवी स्टैच्यू जो कि गॉडेस रिप्रेजेंटेशन है। सो दीज आर सम ऑफ द टॉलेस्ट स्टैच्यूज इन इंडिया। Okay, next question. What is the 61st Constitutional Amendment Act is related to? So guys, ये जो 61st Amendment हुआ था Constitution में, ठीक है, जिसको officially अगर हम बोलें तो बोला गया था the Constitution 61st Amendment Act 1988। इसको इनेक्ट किया गया था टू लोअर द वोटिंग एज। ये जो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था ये वोटिंग एज को कम करने के लिए हुआ था, जो कि पहले 21 साल की थी, इस अमेंडमेंट के तहत 18 साल की कर दी गई थी, ठीक है। जो भी इलेक्शंस होते हैं टू द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, उन सब के इलेक्शंस के लिए जो 18 इयर्स एंड अबव लोग थे दे कुड हैव वोटेड, they can even now vote, right? So even today the voting age is 18 years.
ओके, ये जो अमेंडमेंट था ये पास किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा 20 दिसंबर 1988 को और फिर मॉडिफाई करा गया था आर्टिकल 326 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, जो कि गवर्न करता है कि जो भी इलेक्शंस होते हैं यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज के बेस पे होते हैं। जो जो यूथ पार्टिसिपेशन रहा है इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, वो इसीलिए भी किया गया जिससे कि मिलियंस ऑफ जो यंग पीपल हैं उनको ये जो चेंज बेसिकली किया गया ये इसीलिए भी किया गया जिससे कि काफी सारे जो मिलियंस ऑफ यंग पीपल हैं इंडिया के, दे कैन एक्चुअली कास्ट देयर वोट। ओके, आर्टिकल 48A इज रिलेटेड टू व्हाट? सो गाइस, आर्टिकल 48A है बेसिकली जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल का है। इट is related to the protection and the improvement of the environment and also safeguarding of forest and wildlife जो हमारी इंडिया में है। It reads as what? उसमें दिया गया है the state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country। ये हमारा आर्टिकल 48A lays down। इसके अलावा अगर मैं आर्टिकल 48 की बात करूं, ठीक है, दैट वाज आर्टिकल 48A। नाउ अगर मैं आर्टिकल 48 की बात करूं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो गाइज वो जो है वो बोलता है टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस, to promote the preservation and improvement of cattle breeds and prohibit the slaughter of cows and calves, ensure sustainable and equitable distribution of resources जिससे कि जो इकोनॉमिक और सोशल वेलफेयर है वो प्रमोट हो सके। इसके अलावा टू गाइड द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज ऑल्दो इट इज नॉट enforceable in any court। ये जो आर्टिकल है विच इज योर आर्टिकल 48 एम्फोसाइज करता है द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर फॉर आवर नेशन एंड जो भी एनिमल हस्बेंड्री है हमारी इंडियन इकोनॉमी में उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द 38 नेशनल गेम्स हेल्ड? सो गाइस ये उत्तराखंड में खेले गए थे, ठीक है। जो 38 नेशनल गेम्स हुए थे इंडिया के वो उत्तराखंड में खेले गए थे जनवरी 28 से लेके फरवरी 14 2025 तक। ये जो इवेंट था इसमें काफी सारे स्पोर्ट डिसिप्लिन देखने को मिले और काफी सारे स्पोर्ट्स होने के कारण इट बेसिकली एम टू प्रमोट स्पोर्ट्स अक्रॉस द होल नेशन, अक्रॉस द होल कंट्री। That's it guys, those were the very important GK/GS questions जो कि आज यानी कि 7 अगस्त के आपके RRB NTPC के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में पूछे गए हैं। If you guys like the video, found it informative, then don't forget to like, share and subscribe to our channel Info Island because this is the only platform जहाँ पर आपको समय समय पर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। So guys, आज के लिए बस इतना ही। Thank you so much for watching, thank you so much for your time, we will see you in our next video। तब तक के लिए all the very best to all of you all। पेपर अच्छे से देके आना, ओके, डू रॉक। और वीडियो जरूर से अपने यारों दोस्तों और परिवारजनों को भेज देना सो दैट इट हेल्प्स देम आल्सो। थैंक यू।